नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन है प्राच्यवाद के सिद्धांत और इसके विभिन्न आयामों की विवेचना करें। डिस्कस द थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राच्यवाद एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अवधारणा है जिसे विशेष रूप से एडवर्ड सईद 1978 में प्रकाशित पुस्तक ओरिएंटलिज्म ने विश्वव्यापी पहचान दिलाई। सईद ने अपनी पुस्तक में तर्क दिया कि पूर्व, विशेष रूप से मध्य पूर्व, एशिया और उत्तर अफ्रीका का पश्चिमी, यूरोपीय और अमेरिकी चित्रण केवल एक अकादमिक अध्ययन तक विषय नहीं रहा है, बल्कि यह पश्चिम द्वारा पूरब पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने और उसे नियंत्रित करने के एक साधन के रूप में विकसित हुआ है। प्राच्यवाद की अवधारणा लिख लेते हैं। एडवर्ड सईद के अनुसार प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा, एक शैक्षणिक अनुशासन और एक संस्थागत संरचना है जिसके माध्यम से पश्चिम ने पूरब को एक विशिष्ट, स्थिर या अन्य अदर के रूप में निर्मित किया। यह निर्माण अक्सर पश्चिम के अपने आत्मबोध और शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। सईद ने प्राच्यवाद को 3 मुख्य आयामों में देखा। शैक्षणिक प्राच्यवाद, एकेडमिक ओरिएंटलिज्म। यह उस अकादमिक परंपरा को संदर्भित करता है जिसमें पश्चिमी विद्वानों ने पूर्व का अध्ययन किया है। सईद का तर्क था कि इन विद्वानों ने, चाहे वे कितने भी अच्छे इरादों वाले क्यों ना हो, अक्सर अपने स्वयं के सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और पश्चिम के औपनिवेशिक दृष्टिकोण को अपने अध्ययन में शामिल किया। उन्होंने पूर्व को एक रहस्यमय, आदिम, अपरिवर्तनीय और तर्कहीन क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो पश्चिम के तर्कसंगत, गतिशील और उन्नत स्वभाव के विपरीत था। दूसरा है काल्पनिक या चित्रण संबंधी प्राच्यवाद। यह पूर्व के उन चित्रणों को संदर्भित करता है जो कला, साहित्य, यात्रा वृत्तांत, पत्रकारिता और लोकप्रिय संस्कृति में पाए जाते हैं। इन चित्रणों ने अक्सर पूर्व को एक कामुक, आलसी, क्रूर, लेकिन साथ ही साथ एक आकर्षक और विदेशी स्थान के रूप में प्रस्तुत किया। ये चित्रण वास्तविकता से दूर थे और अक्सर रूढ़ियों को मजबूत करते थे। ये छवियाँ पश्चिम को नैतिक रूप से श्रेष्ठ और पूर्व को सुधारने या शासित करने के लिए उपयुक्त ठहराती थी। अगला है संस्थागत प्राच्यवाद, इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटलिज्म। यह उन संस्थागत प्रणालियों या संरचनाओं को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से पश्चिमी शक्तियों ने पूर्व पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित किया। इसमें औपनिवेशिक प्रशासन, राजनयिक मिशन, गुप्त सेवाएं और यहाँ तक कि शैक्षणिक विभाग भी शामिल थे, जिन्होंने पूर्व के बारे में ज्ञान का उत्पादन किया और इस ज्ञान का उपयोग पश्चिमी प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किया गया। सईद के अनुसार प्राच्यवाद केवल पूर्व के बारे में लिखने का एक तरीका नहीं था, बल्कि यह पूर्व को शासित करने और उस पर अधिकार रखने का एक तरीका भी था। प्राच्यवाद के विभिन्न आयाम। एडवर्ड सईद के विश्लेषण के आधार पर प्राच्यवाद के कई महत्वपूर्ण आयाम सामने आते हैं। पहला है ज्ञान और शक्ति का संबंध, नॉलेज एंड पावर नेक्सस। यह प्राच्यवाद का सबसे केंद्रीय आयाम है। सईद ने मिशेल फूको के विचारों से प्रेरित लेते हुए दिखाया कि ज्ञान कभी भी तटस्थ नहीं हो सकता है। पूर्व के बारे में ज्ञान का निर्माण पश्चिमी शक्ति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। पूर्व को एक विशिष्ट तरीके से जानने से पश्चिम को उस पर नियंत्रण करने की शक्ति मिली। यह ज्ञान पूर्व को कमज़ोर, अविकसित और पश्चिम के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त के रूप में प्रस्तुत करता था। द्विआधारी विरोध, बाइनरी ऑपोजिशंस। प्राच्यवाद पश्चिम और पूर्व के बीच एक कठोर द्विआधारी विरोध स्थापित करता है। पश्चिम को प्रगतिशील, तर्कसंगत, पुरुषवादी, सभ्य और लोकतांत्रिक के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि पूर्व को स्थिर, तर्कहीन, स्त्रीवादी, बर्बर और निरंकुश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह हम बनाम वे की मानसिकता पश्चिम को अपनी पहचान को मजबूत करने में मदद करती है और पूर्व को अन्य के रूप में नीचा दिखाती है। अगला पॉइंट है सार्वभौमिकता का दावा और विशिष्टता का खंडन। प्राच्यवाद पूर्व की विविधता को अनदेखा करता है। मध्य पूर्व से लेकर सुदूर पूर्व तक की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को एक ही पूर्व के रूप में संकुचित कर दिया जाता है। उनकी विशिष्टताओं, आंतरिक गतिशीलता और विकास को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उन्हें एक स्थिर, कालातीत इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐतिहासिकता का अभाव। प्राच्यवाद अक्सर पूर्व को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसकी अपनी कोई आंतरिक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया नहीं होती। यह इसे पश्चिम के महान इतिहास के विपरीत रखता है, जो निरंतर प्रगति और परिवर्तन का दावा करता है। इससे पूर्व के लोग अपने इतिहास के सक्रिय एजेंट के बजाय पश्चिमी हस्तक्षेप के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बन जाते हैं। विषय से वस्तु में बदलना। प्राच्यवादियों के लेखन में
पूर्व के लोग अक्सर अपनी आवाज़ और एजेंसी खो देते हैं। वे अध्ययन के विषय सब्जेक्ट होने के बजाय एक निष्क्रिय वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, जिसका पश्चिम द्वारा विश्लेषण, व्याख्या और प्रतिनिधित्व किया जाता है। उनकी अपनी कहानियों और दृष्टिकोणों को दरकिनार कर दिया जाता है। सांस्कृतिक प्रभुत्व और वैधता, कल्चरल हेगेमनी एंड लेजिटिमेशन। प्राच्यवाद ने पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभुत्व को वैध ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व की कथित कमियों को उजागर करके पश्चिम ने अपनी सभ्यतागत मिशन, सिविलाइजेशन मिशन को उचित ठहराया, जिसमें उन्हें लगा कि वे असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए अधिकृत हैं। यह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान करता था। दोस्तों, अब हम इसकी आलोचनात्मक परीक्षा अर्थात क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें अत्यधिक सामान्यीकरण। कुछ आलोचकों का तर्क है कि सईद पूर्व और पश्चिम की अवधारणाओं को अत्यधिक सामान्यीकृत करते हैं और उनके भीतर की विविधता और जटिलता को नज़रअंदाज करते हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमी विद्वानों की मंशा। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि सईद सभी पश्चिमी प्राच्यवादियों को औपनिवेशिक उद्देश्यों से प्रेरित मानते हैं, जबकि उनमें से कई वास्तव में पूर्व की संस्कृति और भाषाओं में वास्तविक रुचि रखते थे। अर्थात सभी पश्चिमी विद्वानों को एक ही नज़रिए से देखने के कारण भी एडवर्ड सईद की आलोचना की जाती है। अगला पॉइंट है विकल्प की कमी। सईद के सिद्धांत पर यह आरोप भी लगता है कि यह पूर्व की अपनी आवाज़ और एजेंसी के विकास के लिए कोई स्पष्ट मार्ग नहीं सुझाता है। अर्थात यह आलोचना तो करता है लेकिन विकल्प नहीं दे पाता है। इस कारण भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। पश्चिम की एकजुटता। सईद पर यह आरोप भी लगता है कि वे पश्चिम को एक सजातीय इकाई के रूप में देखते हैं, जबकि पश्चिम के भीतर भी विविध दृष्टिकोण और सत्ता संघर्ष मौजूद थे। की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि उन्होंने पश्चिम को एक सजातीय इकाई के रूप में देखा, जबकि पश्चिम के भीतर भी विविध दृष्टिकोण और सत्ता संघर्ष मौजूद थे। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद एडवर्ड सईद का प्राच्यवाद सिद्धांत एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है, जिसने ज्ञान, शक्ति और प्रतिनिधित्व के बीच के संबंधों पर हमारी समझ को गहरा किया है। इसने हमें यह सिखाया है कि कैसे सांस्कृतिक और अकादमिक चित्रण राजनीतिक एजेंडा से जुड़े हो सकते हैं और कैसे रूढ़ियाँ वर्चस्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज भी जब हम मीडिया, राजनीति या अकादमिक क्षेत्र में अन्य के चित्रण को देखते हैं तो प्राच्यवाद का सिद्धांत हमें एक आलोचनात्मक लेंस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम इन चित्रणों के अंतर्निहित शक्ति संरचनाओं और पूर्वाग्रहों की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।